Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about something really important and interesting, center state relation, legislative relation. सेंटर और स्टेट के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कैसे रिलेशन होता है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे काम बांटते हैं, वो हम आज समझेंगे. सेंटर स्टेट रिलेशंस. सो लेट्स स्टार्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया divided the power between the center and the states. हमने फेडरल फीचर ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे. फेडरल सिस्टम, यूनिटरी फीचर, ये सब पढ़ा था इन डिटेल. तो हमने ये देखा था कि पावर डिवाइड की गई है इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड की गई है सेंटर और स्टेट के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच. कोऑर्डिनेशन बिटवीन the center and state is needed for effective operation of the federal system. अब वो ठीक से काम हो पाए, फेडरल सिस्टम ठीक से काम कर सके. हमने पावर डिवाइड तो कर दी, लेकिन काम करने के लिए, ठीक से फंक्शन करने के लिए, देश को चलाने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना जरूरी होता है. ठीक है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज नीडेड फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द फेडरल सिस्टम. तो उसे हम समझते हैं कि कैसे उनका कॉपरेशन होता है, कैसे काम को बांटते हैं, कैसे मिल के काम करते हैं, तो वो उसे समझते हैं. आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में. सेंटर स्टेट रिलेशन आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह की सेंटर स्टेट रिलेशन है. लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन. आज हम देखेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में, मतलब लॉ मेकिंग. जो लॉ मेकिंग पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवाइडेड है. लेजिस्लेटिव रिलेशंस. आर्टिकल 245 to 255. आर्टिकल 245 to 255. 245 में 10 ऐड करो, 255. पार्ट 11 of the Indian Constitution deals with the legislative relation between center and state. 245 से 255 आर्टिकल तक, 245 से 255 अनुच्छेद बात करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन की, सेंटर और स्टेट के बीच में. There are 4 aspects of center-state legislative relation. अब सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन एक बहुत वास्ट हो जाता है टॉपिक, तो उसको 4 पहलू 4 एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं. टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन. टेरिटोरियल एक्सटेंट के अकॉर्डिंग, मतलब भूमि के आधार पर सेंटर और स्टेट लेजिस्लेशन की जो भारत भूमि है, उसमें से किस पार्ट का ये लॉ बनाएगी स्टेट, किस पार्ट के लिए लॉ बनाएगी, टेरिटरी के लिए लॉ बनाएगी सेंटर, उसको समझते हैं. द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इन इंडिया. पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. भारत भूमि के किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी पार्ट के लिए या पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट का लॉ है वो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होता है और किसी स्पेसिफाइड पार्ट के लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है. टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, ठीक है. तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए और या फिर किसी पार्ट के लिए भी. टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज एक्वायर्ड इन फ्यूचर. तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ गया स्टेट, राज्य आपने, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र प्रशासित प्रदेश, टेरिटरीज एक्वायर्ड इन फ्यूचर, अगर इंडिया फ्यूचर में कोई टेरिटरी एक्वायर करती है तो वो भी. तो उन सब के लिए लॉ बना सकता है पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट पूरे देश के लिए या किसी भी हिस्से के लिए भी कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है. टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज एक्वायर्ड इन फ्यूचर सारे आ जाते हैं. ठीक है. ये हमने जब आर्टिकल 1 डिस्कस किया था 1 to 4, तब भी इसको देखा था टेरिटरी ऑफ इंडिया को. A state legislature can make laws for all or any part of the state. पार्लियामेंट तो पूरी इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो पर्टिकुलर स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी है,
वो लॉ बनाता है होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर पूरे स्टेट के लिए, जिसका वो स्टेट लेजिस्लेचर है, या फिर उसके किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई इंडिया का सिटीजन इंडिया से बाहर रहता है, अब्रॉड रहता है, एनआरआई है, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। its laws are applicable to Indian citizens and their property in any part of the world। अगर किसी और दुनिया के किसी और कोने में भी अगर कोई इंडियन सिटीजन रहता है, भारत का नागरिक रहता है, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और उनकी प्रॉपर्टी के लिए। द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग एरियाज। अब हमने यही देख लिया कि कहाँ कहाँ के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, जो कि पूरी इंडिया के लिए, किसी भी पार्ट के लिए बना सकता है। जो इंडिया फ्यूचर फॉरेन में टेरिटरी एक्वायर करेगी उनके लिए भी, या फिर जो इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया हैं उनके लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। और स्टेट लॉ बना सकता है अपने स्टेट के लिए या अपने स्टेट के किसी पार्ट के लिए, किसी हिस्से के लिए। तो जो पार्लियामेंट का लॉ किस किस लिए बना सकता है, तो हमने देखा। अब पार्लियामेंट का लॉ कहाँ पे लागू नहीं होता। द लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग एरियाज। इन एरियाज में पार्लियामेंट के लॉ लागू नहीं होते। कौन सी जगह है वो? द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख। ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, ये जो 4 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशन बना सकते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे पीस बना रहे और इनका प्रोग्रेस हो, ठीक है, इनकी तरक्की हो सके, इसके लिए इनके लिए रेगुलेशन प्रेसिडेंट बना सकते हैं। तो जो पार्लियामेंट के लॉज हैं, द रेगुलेशन में रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग इनके लिए रेगुलेशन बना सकते हैं। तो जो वो रेगुलेशन प्रेसिडेंट बनाएंगे, इट मे रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को, उनके कानून को रिपील कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है और अमेंड उसमें चेंजेस कर सकता है। तो पार्लियामेंट के लॉ वहाँ पे लागू नहीं होते, वहाँ पे प्रेसिडेंट इनके लिए रेगुलेशन बना सकते हैं। कहाँ पे? अंडमान निकोबार, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख, ताकि उनकी प्रोग्रेस हो सके, वहाँ पे शांति बनी रहे। तो इसके लिए प्रेसिडेंट वहाँ रेगुलेशन बनाते हैं। तो जो पार्लियामेंट के एक्ट हैं उसमें वहाँ पे चेंज किया जा सकता है या उन्हें वहाँ कैंसिल भी किया जा सकता है उस रेगुलेशन के लिए। सेकंड देखते हैं। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट that an act of parliament does not apply to scheduled areas in the state or apply with specified modifications। जो गवर्नर हैं, राज्यपाल होते हैं, वो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा निर्देश दे सकते हैं कि एक जो एक्ट है पार्लियामेंट का, इट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस। मतलब जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नर हैं, वो ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्ट है पार्लियामेंट का, वो उस स्टेट के शेड्यूल एरिया में नहीं लगेगा। इट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल एरिया इन द स्टेट, और अगर लगता है और अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, तो कुछ चेंजेस के साथ वहाँ अप्लाई होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट का लोग है, वहाँ पे सीधा अप्लाई हो जाएगा। गवर्नर ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं कि किसी स्टेट के शेड्यूल एरिया में जो पार्लियामेंट का एक्ट है वो नहीं लगेगा, और लगेगा तो चेंजेस के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ। द गवर्नर ऑफ असम, नंबर 3, द गवर्नर ऑफ असम may direct that an act of parliament does not apply to tribal area in a state or apply with certain specified modifications and exceptions। असम की जो गवर्नर है, स्पेशल स्टेटस के राज्यों को, जो असम के गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ असम में डायरेक्ट, वो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा निर्देश दे सकते हैं, ये जो एक्ट है पार्लियामेंट का, इट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया इन स्टेट, वो स्टेट के ट्राइबल एरिया में नहीं लगेगा, और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस, और अगर लगता है
वो एक्ट वहाँ अप्लाई होता है तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे और कुछ छूट दी जाएगी, तो वो एक्ट वहाँ पे लागू होगा, एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये असम के गवर्नर कर सकते हैं। ये असम के किसी ट्राइबल एरिया में कोई एक्ट नहीं लगेगा, या फिर अगर लगेगा तो चेंजेस के साथ। द प्रेसिडेंट enjoys the same power with respect to tribal areas in मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिमिलरली प्रेसिडेंट भी ऐसा कह सकते हैं कि ट्राइबल एरिया के, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरिया में कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लागू नहीं होगा, और अगर हुआ तो मॉडिफिकेशन चेंजेस के साथ या छूट के साथ वहाँ पे लगेगा। तो ये एक्सेप्शंस हैं जहाँ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। द लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग एरिया। पहला, प्रेसिडेंट रेगुलेशन बनाते हैं यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए रेगुलेशन जो है वो प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो इन रेगुलेशंस के लिए कोई भी जो पार्लियामेंट का एक्ट है उनको रद्द किया जा सकता है, कैंसिल कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये 4 यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिकली बात की हमने। फिर हमने देखा कि गवर्नर किसी स्टेट का ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक्ट है जो पार्लियामेंट का जो कानून है वो किसी स्टेट के शेड्यूल एरिया में, जो वहाँ का शेड्यूल एरिया है वहाँ पे नहीं लगेगा, और अगर एप्लीकेबल हुआ तो मॉडिफिकेशन चेंजेस के साथ होगा। फिर गवर्नर ऑफ असम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा डायरेक्शन दे सकते हैं कि जो कोई एक्ट है पार्लियामेंट का, कोई कानून है, कोई लॉ है, वो उस स्टेट के शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, और हुआ तो मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ, छूट के साथ, चेंजेस के साथ होगा। प्रेसिडेंट के पास ये पावर आती है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के केस में कि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे लागू नहीं होगा, वहाँ के ट्राइबल एरिया में, और अगर हुआ तो मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ होगा। तो यहाँ पे ही जो हमने देखा कि यहाँ कहाँ पे लॉज ऑफ पार्लियामेंट एप्लीकेबल नहीं है। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जो आज हमने देखा सेंटर स्टेट रिलेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो पावर डिवाइड है, उनको साथ काम करना है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए। तो इसके लिए सेंटर स्टेट रिलेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 टाइप की सेंटर स्टेट रिलेशन होती है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245 प्लस 10 जो 55 का मेंशन है, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमने आज एक एस्पेक्ट देखा है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। लेजिस्लेशन का जो भूमि सीमा है वो कहाँ तक लगती है, मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, पूरे इंडिया के लिए, इसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज एक्वायर्ड इन फ्यूचर सारे आ जाएंगे, वहाँ पे पार्लियामेंट का लॉ लागू होता है। और जो स्टेट लॉ बनाता है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए या उस स्टेट के किसी पार्ट के लिए बनाता है। द लॉस ऑफ पार्लियामेंट उनको भी एप्लीकेबल है, इंडियन सिटीजन्स को हु आर आउटसाइड इंडिया, उनकी प्रॉपर्टीज को भी जो है पार्लियामेंट के लॉस उनके लिए भी एप्लीकेबल है, उन पर भी लागू होता है। इन पर लागू नहीं होते हमने देख लिया, यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख के लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशन बना सकते हैं जिसके लिए वो किसी पार्लियामेंट के एक्ट को रिपील कर सकते हैं। गवर्नर ऐसा क्या डायरेक्शन दे सकते हैं कि शेड्यूल एरिया, किसी स्टेट के शेड्यूल एरिया में पार्लियामेंट का एक्ट नहीं लगेगा, चेंजेस के साथ लगेगा। फिर गवर्नर ऑफ असम के पास ये अथॉरिटी है कि ऐसा डायरेक्ट वो कर सकते हैं कि जो असम के ट्राइबल एरिया में कोई कानून नहीं लगेगा पार्लियामेंट का बना हुआ, और लगा तो चेंजेस बदलाव के साथ होगा, इशू के साथ। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। So I hope you liked it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you everyone.